डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोग भोजन क्या है इसके बारे में अध्ययन किए थे और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं इनके बारे में अध्ययन किए थे। आगे हम लोग भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में अब एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। देखेंगे, कल बताए थे कि भोजन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक जो होता है उपापचय नियंत्रक होता है, दूसरा जो होता है ऊर्जा उत्पादक, और तीसरा जो होता है वह वृद्धि नियंत्रक होता है, और चौथा जो होता है आनुवांशिक नियंत्रक होता है, जो कि इन चारों के बारे में कल बताए थे। उन्हीं चारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए उपापचय नियंत्रक क्या, ये पहला है, ये पहला है कि उपापचय नियंत्रक तत्व अथवा पदार्थ क्या होता है। देखिए, वे पदार्थ जो हमारे उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ऐसे पदार्थों को हम या ऐसे पोषक तत्वों को हम उपापचय नियंत्रक पोषक तत्व कहते हैं। जैसे विटामिन्स, खनिज और जल। कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स, खनिज और जल। विटामिन्स, खनिज और जल, ये तीनों जो होते हैं उपापचय नियंत्रक पोषक तत्व होते हैं और उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे आता है उपापचय। उपापचय क्या है या उपापचय क्रियाएं क्या कहलाती हैं, इनके बारे में जान लिया जाए। देखिए, उपापचय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और ये दोनों शब्द कौन कौन है? अपचय और उपचय। अपचय और उपचय, इन दोनों क्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। ठीक है, देखिए जीवधारी के शरीर में या ये कहें कि मानव के शरीर में बहुत से जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। मानव के शरीर में बहुत से जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ये जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं 2 तरह की होती हैं, एक अपचयी अभिक्रियाएं, दूसरा जो होता है उपचयी अभिक्रियाएं। अपचयी अभिक्रियाओं को कैटाबोलिक रिएक्शन कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि जटिल से जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। ऐसे क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अपचयी अभिक्रियाएं। जैसे पाचन, भोजन हम जब ग्रहण करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। और जब भोजन का पाचन होता है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो होते हैं ये बहुलक होते हैं, जैव बहुलक होते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं। इनको तोड़ा जाता है और तोड़कर इनका सरलतम रूप में लाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में अगर स्टार्च है, स्टार्च को जब तोड़ेंगे तो इसका सबसे सिंपलर रूप जो होता है, सबसे साधारण रूप जो होता है वह ग्लूकोज होता है, क्योंकि जटिलतम रूप को हमारी कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाएंगी, इसलिए सरलतम रूप में बदलकर तब जाकर उसको कोशिकाएं अवशोषित करती हैं, फिर ऊर्जा का निर्माण करने में सहायक होती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया यह अपचयी क्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा श्वसन क्रिया, ये दोनों क्रियाएं जो है अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शन की उदाहरण है। ठीक है, उपचयी अभिक्रिया में क्या होता है? जस्ट इसके विपरीत होता है। अपचयी के जस्ट विपरीत उपचयी होता है, जिसमें सरल पदार्थ जो होते हैं या सरल अणु जो होते हैं या सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये आपस में जुड़कर जटिलतम अणु का निर्माण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, सनलाइट, इसके अलावा क्लोरोफिल, इसके उपस्थिति में ग्लूकोज की रचना करते हैं। 6H12
कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु ये सरल रूप में है या सरल अणु है, ये दोनों आपस में मिलकर ग्लूकोज अणु की रचना करते हैं। ग्लूकोज अणु इन दोनों के तुलना में जटिल अणु है, ठीक है। तो यह उपचयी अभिक्रियाओं में सरल अणु आपस में मिलकर जटिल अणु की रचना करते हैं और ये दोनों क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है। सरल से जटिल का निर्माण भी होता है और जटिल से सरल अणुओं का भी निर्माण हमारी बॉडी में होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं कहते हैं। उपापचय क्रियाएं कहते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये उपापचय आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे तो उपापचय नियंत्रक तत्व के अंतर्गत विटामिन आते हैं, खनिज आते हैं और जल आते हैं, जो कि उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं। इनमें से विटामिन को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। और विटामिन जो है आपको बोर्ड के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है विटामिन। देखिए विटामिन क्या होता है, विटामिन किसको कहते हैं, ठीक है, या विटामिन का खोज किसने किया पहले ये जान लिया जाए, और विटामिन शब्द किसने दिया। तो देखेंगे विटामिन का खोज सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन की खोज की। और कहाँ खोज की? जो चावल का छिलन होता है, चावल के चारों ओर एक बहुत पतली सी लेयर होता है, उसी पतली लेयर में विटामिन की खोज की। और कौन से विटामिन? विटामिन B1 की खोज की थी, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन B1 की खोज की थी, ठीक है। बाद में विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया। तब से हम लोग इसी शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। देखेंगे विटामिन क्या है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर की प्रतिरक्षा को प्रदान करता है। शरीर की प्रतिरक्षा को क्या करता है? प्रदान करता है। अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में अपूर्णता रोग हो जाता है, डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी आ जाती है तो शरीर में अपूर्णता रोग हो जाता है, डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, जिनके कारण शरीर की वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, ठीक है। देखिए विटामिन को हम वृद्धि कारक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, पहला जो विटामिन होता है वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा जो होता है, दूसरा देखें विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। ये वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? देखिए ऐसे विटामिन जो वसा में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ऐसे विटामिन को हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, ठीक है। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई और के, ये 4 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन देखेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में अगर डाला जाए तो ये जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बी और एक सी होते हैं। देखिए हमें भोजन में प्रतिदिन जल में घुलनशील विटामिन को लेना चाहिए,
प्रतिदिन। बी और सी को प्रतिदिन लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि एक ऐसा विटामिन है जो जल में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। चूँकि हम भोजन के साथ जल भी लेते हैं तो उस जल में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम अपने बॉडी से जल को भी बाहर निकालते हैं यूरिन के माध्यम से। यूरिन के द्वारा या पसीने के माध्यम से भी निकलता है। जब यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है तो उसके साथ साथ विटामिन बी और सी की कुछ मात्राएं या अंश जो होते हैं प्रतिदिन निकलते रहते हैं। इसीलिए हमें भोजन में प्रतिदिन बी और सी विटामिन लेना चाहिए। ए और डी ई के ऐसे विटामिन हैं, अगर इसे हम भोजन में 2, 4, 10 दिन न लें फिर भी ये हमारे बॉडी में संचित रहते हैं, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है और हमारे बॉडी में जो वसा होते हैं उसमें ये मिले रहते हैं, पड़े रहते हैं, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिससे इसकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन बी और सी विटामिन है, इसे प्रतिदिन हमें भोजन में लेना चाहिए। ठीक है, अब इन सभी विटामिनों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। विटामिन के रासायनिक नाम, इनके कार्य, इनके स्रोत, इनके बारे में और इनके कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन जो अभी मैं बताया 4 प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई के, इनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत, कार्य और इस विटामिन के कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन ए जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन ए जो होता है, इसकी स्रोत क्या होता है, किन किन भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है अंडे में, मक्खन में, घी में, मछली में, तेल में, लीवर में, गाजर में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा पके हुए पपीते में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये स्रोत है, इन भोज्य पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनका कार्य क्या होता है? विटामिन ए का हमारे बॉडी में क्या काम है, क्या भूमिका है? कोई ना कोई काम होगा। तो विटामिन ए जो होता है, यह नेत्र की जो रॉड सेल होते हैं, देखिए हमारी आंख जो है 2 सेल से मिलकर बनी होती है, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। ठीक है, तो हमारे जो नेत्र है, नेत्र में जो रॉड सेल होती है, उन रॉड सेल के अंदर रोडोप्सिन का निर्माण करता है। रोडोप्सिन का निर्माण क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो नेत्र के एपिथेलियम ऊतक होता है उनकी वृद्धि करता है, जिनके कारण हमें आँख से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, आँखों से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो बॉडी के अंदर, या ऐसे हम भोजन ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए बहुत कम मात्रा में है अथवा अनुपस्थित है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेल्मिया रोग होती है, जीरोपैथेल्मिया रोग होता है। इसके अलावा रतौंधी रोग होती है, रतौंधी रोग भी होती है, जो कि दिन के समय तो जिस व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन जो ही शाम होती है उस समय उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार रतौंधी और जीरोपैथेल्मिया रोग हो जाती है। इसके साथ साथ जो नेत्र की एपिथेलियम ऊतक होती है उसका वृद्धि और विकास ठीक प्रकार नहीं हो पाता है। तो ये विटामिन ए है। देखिए उसी प्रकार विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो होता है सबसे फ्री एंड कास्ट में जो मिलता है वो सूर्य के प्रकाश, सुबह के जो सूर्य का प्रकाश होता है, अगर सुबह के सूर्य के प्रकाश में बैठा जाए तो हमारी त्वचा जो होती है उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है, अपने आप आसानी से कर लेती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ मक्खन है, दूध है, मांस है, मछली है, ठीक है, और किडनी है, इन सब में विटामिन
डी पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होगा? अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो कौन कौन सा रोग होगा? तो विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में देखेंगे जो हड्डियां होती हैं और दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां और दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र जो होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ रिकेट्स रोग, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स रोग, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों को जो थोड़ा भी दबाव डाला जाए तो हड्डियां पिचक जाती हैं, आसानी से वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इनका कार्य बता दें। देखिए विटामिन डी का कार्य क्या होता है? तो विटामिन डी का कार्य है हड्डियों को मजबूत करना। ठीक है, दांतों को मजबूत करना। इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण क्रिया को बढ़ाना, जिनके वजह से पाचन क्रिया ठीक प्रकार से हो। ठीक है, तो ये है विटामिन डी के कार्य है। अब देखेंगे तीसरा है विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। देखिए विटामिन ई जो होता है इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? विटामिन ई जो होता है अंडे, गेहूं, इसके अलावा हरी पत्तियां, मांस और अंकुरित बीज में पाए जाते हैं। जो भी अंकुरित बीज होते हैं जैसे चना है, मूंगफली है, ऐसे अंकुरित बीजों को अगर खाया जाए तो उसमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, इसके कार्य क्या होता है? विटामिन ई का कार्य क्या होता है? तो विटामिन ई जो होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होता है उनकी वृद्धि और विकास करता है। जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है उनकी वृद्धि और विकास करता है और प्रजनन क्रिया में सहायक होता है। प्रजनन क्रिया में क्या करता है? सहायक होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जिनके कारण उस व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ अंगघात, पैरालिसिस हो जाता है। अंग जो होते हैं कुछ कभी कभी ऐसा समस्या आती है कि जो शरीर के किसी न किसी भाग में पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वो अंग काम नहीं करता है ठीक से, जैसे हाथ, पैर। ठीक है, तो अंगघात हो जाता है। ठीक, लास्ट है के नेफ्रोक्विनोन। नेफ्रोक्विनोन देखेंगे, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम नेफ्रोक्विनोन है। ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो सोयाबीन, यकृत है, अंडे है, टमाटर है और हरी सब्जियां होती है, इनमें पाया जाता है। विटामिन के पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो देखिए विटामिन के जो होता है यह रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो लीवर होता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अगर ये विटामिन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में है तो लीवर जो होता है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण आसानी से कर लेता है, और यही प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड को थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इनकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन जो के है इसकी कमी से हीमोरेज रोग होता है, अर्थात शरीर के किसी हिस्से में कट जाए तो रक्त स्राव, रुधिर स्राव लगातार होते रहता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये रहा वसा में घुलनशील विटामिन जो चारों हैं, इनके चारों के रासायनिक नाम, इनके स्रोत, इनके कार्य और इनके कमी से होने वाले रोग के बारे में बताते हैं। आगे देखेंगे, आगे है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में मैं अभी बताया हूँ कि वे विटामिन जो जल में आसानी से क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। ऐसे विटामिन को हम
जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 ही विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है, बी और सी, और इसको भोजन में प्रतिदिन लेना चाहिए। चलिए इनके बारे में जान लीजिए। देखिए विटामिन बी जो होता है इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विटामिन बी केवल अकेले नहीं है, इसके कई काइंड्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन बी जो है, बी को अभी मैं बताया कई प्रकार होते हैं, उन्हीं एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला विटामिन है B1। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी विटामिन का खोज, ठीक है, फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन B1 का अर्थात थायमीन का ही खोज किसने किया था? फुंक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। ठीक है, देखिए इसका स्रोत क्या होता है? विटामिन B1 का स्रोत किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो ये इष्ट है, मांस है, दूध है, मछली है। इसके अलावा अनाज के जो छिलके होते हैं, जो भी मोटे अनाज होते हैं, जैसे चावल है, ठीक है, दाल है, ठीक है, गेहूं है, इन सब के जो छिलके होते हैं, ठीक है, अनाजों के चारों ओर एक पतला सा लेयर होता है, उन्हीं छिलकों में ये विटामिन B1 पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। ठीक है, देखिए इनका कार्य क्या होता है? विटामिन B1 का कार्य क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के उपापचय करने के लिए सह एंजाइम, को एंजाइम के रूप में भाग लेते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, इनके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है, इसी को लकवा कहा जाता है। बेरी अथवा लकवा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए विटामिन B2। विटामिन B2 को का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और इसका स्रोत कौन कौन सा है? किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो हरी पत्तियां होती हैं, इष्ट होता है, पनीर होता है, गेहूं है, यकृत है और मांस है। इन सब में इनके प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? देखेंगे कि यह एमिनो अम्ल के उपापचय में सहायक होते हैं। एमिनो अम्ल के उपापचय में सहायक होते हैं और ये भी को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। देखिए विटामिन बी के जितने भी भाग हैं, मैक्सिमम जो है यह को एंजाइम के रूप में ही कार्य करते हैं। ठीक है, और उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिकम। पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा होता है? किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो देखेंगे टमाटर होता है, मूंगफली होता है, इष्ट होता है, दूध है, इसके अलावा मांस है, यकृत है, अंडा है, किडनी है, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? विटामिन B3 का कार्य क्या होता है? तो विटामिन B3 जो होता है यह उपापचय क्रिया में सहायक होता है और को एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। उपापचय क्रिया में सहायक होता है और को एंजाइम के घटक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है। डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी रोग होता है। ये विटामिन B2 से उत्पन्न रोग के बारे में छूट गया। देखिए इसका भी बता दें। इसमें देखिए विटामिन B2 की कमी से किलोसिस, ठीक है, इसके अलावा ग्लोसाइटिस, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और
ग्लोसाइटिस रोग होता है। किलोसिस रोग में देखिए क्या होता है, ओठ जो होते हैं फटने लगते हैं, ओठ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फटने लगते हैं। और ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जीभ फटने लगता है, जीभ पर पपड़िया जम जाती है, ठीक है, तो ग्लोसाइटिस कहलाता है। और डर्मेटाइटिस भी होता है, याद रखिएगा। विटामिन B2 के कमी से 3 रोग, किलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है, त्वचा जो है फटने लगती है, इस पर पपड़ियाँ जमने लगती हैं, ठीक है, तो डर्मेटाइटिस उस रोग को कहते हैं, त्वचा संबंधी ये रोग होता है, ठीक है। और B3 के कमी से भी डर्मेटाइटिस होता है, केवल डर्मेटाइटिस, B3 की कमी से केवल डर्मेटाइटिस रोग होता है, ठीक है, त्वचा संबंधी रोग होता है, ठीक। अगला देखिए B5, इसको निकोटीनिक अम्ल कहते हैं। B5 को क्या कहते हैं, निकोटीनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो इसका प्रमुख स्रोत जो होता है मांस है, यकृत है, इष्ट है, अनाज है, दाल है और मछलियां हैं। इन सब में प्रमुख रूप से विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B5 निकोटीनिक अम्ल पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तथा एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण में कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के ऑक्सीकरण क्रिया में कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इनके कमी से कौन सा रोग होता है, B5 के कमी से तो पैलेग्रा होता है, पैलेग्रा रोग होता है। B5 की कमी से पैलेग्रा रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि जीभ और त्वचा पर पपड़िया जम जाती है, जीभ और त्वचा पर क्या होता है, पपड़िया जम जाती है, तो ये B5 की कमी से होता है। आगे देखेंगे B6 है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। देखेंगे ये किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, तो मांस, यकृत, एष्ट, इसके अलावा दूध, हरी सब्जियां और अनाज में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे विटामिन B के जितने भी भाग हैं या B कॉम्प्लेक्स हैं, यह मांस में ही पाए जाते हैं। मांस है, अंडा है और मछली है, इसके साथ साथ इष्ट है, इनमें सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में B कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी लगभग कॉमन है, सभी में हम बताए होंगे, ठीक है। इनके कार्य क्या होता है B6 का, तो B6 जो होता है यह एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। देखिए इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और त्वचा संबंधी रोग होता है, डर्मेटाइटिस होता है और एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया रोग क्या होता है, एनीमिया रोग में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा या आयरन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिनके वजह से शरीर में ऊर्जा ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हीमोग्लोबिन या आयरन कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाएगी, जिनके कारण ऊर्जा का निर्माण भी कोशिकाओं के अंदर ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है B12, विटामिन B12 है, इसको साइनोकोवैलेमिन कहते हैं, साइनोकोवैलेमिन नाम से जाना जाता है। देखेंगे B12 जो होता है इसका प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, तो यकृत, मांस, मछली, दूध और अंडे। देखिए विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो व्यक्ति मांसाहारी होता है उसको प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि यह ज़्यादातर विटामिन B12 मांस में ही पाया जाता है, केवल एक दूध को छोड़कर। इसीलिए जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी व्यक्तियों में ज़्यादातर अगर विटामिन कोई कमी होती है तो B12 के ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारियों में B12 की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यह मांस में ही ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो B12 जो होता है देखेंगे इनका कार्य क्या होता है, तो ये RBC
और न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण के लिए सह एंजाइम कोएंजाइम का कार्य करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस जो होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनके निर्माण के लिए, इसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण के लिए ये सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। और इनकी कमी से पार्निसस एनीमिया, पार्निसस एनीमिया को घातक एनीमिया कहते हैं, जो बहुत ही घातक होता है। ठीक है, तो पार्निसस एनीमिया होता है। ठीक है, अगला है, लास्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को स्कारबिक एसिड कहते हैं, स्कारबिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ज़्यादातर विटामिन सी जो होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, रसीले फल जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है। ठीक है, इसके अलावा आंवला है और हरी सब्जियां भी हैं, इनमें भी पाया जाता है। मिर्चा में भी, मिर्चा होता है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं? तो विटामिन सी जो होता है यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। इसके साथ साथ कोलेजन तंतुओं को बनने के लिए प्रेरित करता है, कोलेजन तंतुओं को बनने के लिए प्रेरित करता है। क्रेब्स चक्र में भी सहायक होता है। और जो भी ऊतक होते हैं, ऊतक के जो अंतराकोश की स्पेस होते हैं, उनमें मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो बोन्स होते हैं, अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों में मैट्रिक्स निर्माण क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से, दांतों से ब्लड का रुधिर स्राव होता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ये रहा विटामिन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अगले एपिसोड के लेकर उपस्थित होंगे।